हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ये आपका मैथ फाउंडेशन का 59वां क्लास है। इसके पीछे क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को कंप्लीट किया था, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट में। और जो अगला पार्ट है वो है आपका अर्थमेटिक, जिसको कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। अर्थमेटिक का पहला टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो बहुत ही आराम से इसके पहले थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से इसके सभी टाइप के क्वेश्चन को टाइप वाइज देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके थ्योरी को हम लोग देखते हैं। थ्योरी शुरू करने से पहले सबसे पहले इन दोनों वर्ड का मतलब हम लोग समझते हैं, अनुपात और समानुपात दोनों का। पहला है आपका शब्द रेशियो यानी कि अनुपात। अनुपात देखिए किसको बोलेंगे, दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अच्छा, इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे इस तरीके से हम लिखेंगे a, इसको बोलेंगे अनुपात और यह हो जाएगा b। हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं a:b। हमने आपसे क्या कहा कि दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। सजातीय कहने का मतलब यह है कि जब भी आप तुलना करते हैं ना, तो समान जाति वाले में तुलना करते हैं। कभी भी एक खिलाड़ी का तुलना एक गायक के साथ नहीं होगा, ठीक है। एक गायक का तुलना गायक के साथ ही होगा, एक खिलाड़ी का तुलना एक खिलाड़ी के साथ ही होगा, एक स्टूडेंट का तुलना एक स्टूडेंट के साथ ही होगा। ओके, तो दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे। जैसे यहाँ पे a अनुपात b लिखा गया है, a का तुलना किसके साथ किया गया है, b के साथ किया गया है। इस चीज़ को और अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे प्रोपोर्शन में। जैसे अगर हम आपसे कहें कि दो व्यक्ति है, कोई a और b, ठीक है, a और b कोई दो व्यक्ति है। अब क्वेश्चन में यह बोला गया है कि a का वजन b के वजन का 2 गुना है। a का वजन b के वजन का 2 गुना है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, तो b के वजन का 2 गुना है ना, तो b को हम लिखेंगे 1। अगर b का वजन 1 किलोग्राम हो तो a का वजन कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम। यही तो बोला गया था ना कि a का वजन b के वजन का 2 गुना है। और हमने तुलना किसका किया है यहाँ पे, a और b के वजन का, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए वजन। अब ध्यान से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमने आपसे क्या कहा कि a का वजन b के वजन का 2 गुना है, तो आपने रेशियो इस तरह से लिखा। अगर हम आपसे कहते कि a का वजन b के वजन का 3 गुना है, तो b का वजन हम 1 लेते, a का वजन हम 2 लेते। अब इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं। इसका मीनिंग यह है, ध्यान से समझिएगा, क्या हमारे पास a का एक्चुअल वजन है, वास्तविक वजन a का पता चल रहा है, क्या ये वास्तव में 2 kg का होगा, क्या b वास्तव में 1 kg का होगा, नहीं। ध्यान से समझिएगा, यह a और b का एक्चुअल वजन नहीं है, वास्तविक वजन नहीं है। यह क्या है, यह आपका अनुपातिक वजन है। यानी कि यहाँ तो तुलना किया गया है कि a का वजन b के वजन का 2 गुना है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई a का वास्तविक वजन क्या है वह निकाले। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक का वास्तविक वजन पता करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि b 40 kg का है, b कितने kg का है, 40 kg का है। अब देखिए ध्यान से इस चीज को समझिएगा, इस दोनों का अनुपातिक संबंध हमें पता है। अनुपातिक संबंध पता है कि a का वजन b के वजन का 2 गुना है। अब क्वेश्चन में यह दे दिया कि b का वजन 40 किलोग्राम, तो यह एक्चुअल वजन हो गया b का। यह b का एक्चुअल वजन नहीं है, ये तो तुलनात्मक वजन है, ठीक है। तो अब b का वजन 40 किलोग्राम दे दिया। अब पूछा है a का वजन क्या होगा, तो देखिए a का वजन कैसे निकालेंगे। देखिए b के वजन का 2 गुना a का वजन है ना, b के वजन का 2 गुना a का वजन है। तो अगर b का वजन 40 किलोग्राम है तो a का वजन 40 गुना 2 यानी कितना किलोग्राम हो जाएगा, 80 किलोग्राम। यानी b का वजन आप दीजिएगा तो हम a का वजन बता देंगे, है ना। और a का वजन अगर बताया जाएगा ना तो हम b का वजन बता देंगे। कैसे बताएंगे समझिएगा, पूरे रेशियो को हम लोग बाद में समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ मतलब समझ रहे हैं इसका। जैसे मान लीजिए कि a का वजन, वास्तविक वजन दे दिया जाए कि a वास्तव में 60 किलोग्राम का है, तो b कितने किलोग्राम का होगा। तो a का वजन b के वजन का 2 गुना है, तो हम इस बात को ऐसे भी तो कह सकते हैं कि b का वजन a के वजन का आधा। तो a का वास्तविक वजन 60 है, तो b का वास्तविक वजन क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक का वास्तविक मान पता चला तो दूसरा का मान हम लोग बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आपका यह हो गया, दो सजातीय राशियों के बीच के तुलनात्मक संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपात। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है वह यह है कि किसी भी अनुपात में, जैसे यहाँ अनुपात में 2 पद है, आगे 3 पद भी हो सकता है, 4 पद भी हो सकता है, ठीक है।
तो किसी भी अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुणा करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसका उपयोग हम लोग बहुत ही ज़्यादा करेंगे। किसी भी अनुपात के प्रत्येक पदों में, प्रत्येक में, केवल एक में नहीं, प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुणा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि इस दोनों में अगर हम 3 से गुणा कर ले, केवल एक में नहीं, दोनों में अगर 3 से गुणा कर ले तो क्या इसके मान में कोई अंतर आएगा? चेक कर लेते हैं। 3 से 1 में गुणा करिए, यह क्या हो जाएगा? 3, बी का वैल्यू 3 आ जाएगा। 3 से 2 में गुणा करिए, 3 दूना 6, ए का वजन कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या मान आपका चेंज हो गया? अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, अनुपात का वास्तव में मतलब क्या होता है? जैसे ए अनुपात बी लिखा गया था ना, इसका वास्तव में मतलब होता है ए बट्टा बी। अनुपात का मतलब वास्तव में क्या होता है? बट्टा होता है। तो यहाँ 6 अनुपात 3 का मतलब क्या होगा? 6 बट्टा 3 होगा। अब इसको सोल्व करिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या वैल्यू आ गया इसका? 2 बट्टा 1, 2 बट्टा 1 यानी कि 2 अनुपात 1। हम इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे एक ही है कि किसी भी रेशियो के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुणा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम लोग अपने ज़रूरत के अनुसार, अपने सुविधा अनुसार अनुपात के प्रत्येक पदों में किसी भी अंक से गुणा कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पदों में गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी कोई 3 वैल्यू है, ठीक है, ए बी सी कोई 3 वैल्यू है और तीनों का मान क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि ए का मान 1, ठीक है, ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान कितना दे रखा है? सी का मान आपका 3 दे रखा है, ठीक है। ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान 3 दे रखा है। अब इस रेशियो में कुल मिला के 3 पद है। पहला पद है 1, दूसरा 2, तीसरा 3। इसमें हमें क्या करना है ना, इसमें हमें क्या करना है कि सी के वैल्यू को 9 करना है। तो सी के वैल्यू को 9 करने के लिए सी का मान अभी कितना है? 3 है। 9 करने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो अगर c के वैल्यू को 9 करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक में 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुणा करिएगा तब इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। केवल एक पद में अगर गुणा करिएगा तब तो मान आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुणा करिएगा तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो सी का मान कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 3 से इसमें गुना, 3 दूना 6, 3 से 1 में गुना कितना हो जाएगा? यह आपका 3 हो जाएगा। पुनः अगर आप इसको काटिएगा तो यह फिर से कट जाएगा। सब देखिए कितना से कटेगा? 3 से, तो काट लीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, वापस वही वैल्यू आ गया। तो कहने का यह मतलब है कि किसी भी अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुणा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से रेशियो के प्रत्येक पदों में किसी भी अंक से गुणा कर सकते हैं। आगे देखिए, कुछ और चीज़ों को समझ लीजिए। जैसे कोई 2 संख्या है ए और बी, ठीक है, कोई 2 संख्या है आपका ए और बी, और इन दोनों संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, ठीक है, 2:3 का अनुपात। अच्छा, 2:3 का अनुपात कहने का मतलब क्या हुआ? 2:3 कहने का मतलब कि अगर ए का वैल्यू 2 होगा ना, तब बी का वैल्यू 3 होगा। दोनों में एक तुलनात्मक संबंध है, दोनों में से किसी का मान नहीं पता है। अनुपात का मतलब यह नहीं कि दोनों में से किसी का मान पता हो, दोनों के बीच का तुलनात्मक संबंध पता है कि अगर ए का वैल्यू 2 होगा ना, तब बी का वैल्यू क्या होगा? 3। अब अगर इस क्वेश्चन में किसी एक का एक्चुअल मान दे दिया जाए, वास्तविक मान दे दिया जाए, तो दूसरा का मान हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए कि b का वास्तविक मान 15 है, तो फिर आप बताओ कि a का मान क्या होगा। अब b का मान क्वेश्चन में दे रखा है, a का मान कैसे निकालेंगे? देखिएगा, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है? 3, जबकि b का वास्तविक वैल्यू कितना है? 15। तो इस 3 को हम कोशिश करेंगे कि 15 बना दे। अब 15 बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। 5 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि b का जो एक्चुअल मान है, यह तो तुलनात्मक मान है ना, एक्चुअल मान कितना है? 15। तो हम लोग यहाँ भी b के मान को 15 बनाएंगे, तो 15 बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। और जिससे भी गुणा करना है, एक में नहीं प्रत्येक में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही b का मान 3 पंचे 15 होगा, a का मान कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि a का मान क्या होगा, ठीक है। और आगे चलिए, और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में दे दिया गया होता, इस क्वेश्चन में यह दे दिया जाए कि a अनुपात b जो है ना, वह आपका 2:3 है, और a प्लस b का वैल्यू जो है ना, वह आपका 25 है। a प्लस b का वैल्यू कितना है? 25 है।
तब ए का मान क्या होगा यह बताओ आप, बी का मान क्या होगा यह बताओ। यानी हमें ए और बी दोनों का मान बताना है, कब, जब ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा हो 25। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पे ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है 25, यह अनुपातिक मान है और यह ए और बी का रियल मान है। ठीक है, यह ए और बी का क्या है, अनुपातिक मान, और यह रियल मान है। तो जब भी रियल वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो कोई ना कोई एक रियल वैल्यू क्वेश्चन में जरूर दिया जाएगा। जैसे यह तो तुलनात्मक मान है तो रियल वैल्यू क्या दिया गया है, दोनों का योग। आप क्या करो कि दोनों का योग क्या दे रखा है 25, यहाँ पे देखो तो दोनों का योग कितना है, 2 और 3 5। ए और बी का योग कितना है 5, जबकि वास्तव में कितना 25। तो 5 को 25 बनाना है तो कितना से इस बार गुना करना पड़ेगा, 5 से। फिर से समझिए, दोनों का योग कितना है, 2 और 3 5। तो अनुपातिक योग 5 है जबकि वास्तविक योग 25 है। तो इस 5 को 25 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो जिससे भी गुना करना है एक में नहीं प्रत्येक में, तो प्रत्येक में गुना करिए। जब 5 से गुना करिएगा तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10 और बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, 15। अब देख लीजिए, ए का मान 10, बी का मान 15, 10 प्लस 15 करके देखिए 25 आ जाएगा ना, तो दोनों का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, समझते चलिएगा आप। अगर उसी तरीके से इस क्वेश्चन में यह बोल दिया जाए कि ए और बी में अंतर जो है ना, बी और ए के मान में अंतर, यानी जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को जब घटाया जाए तो अंतर 18 का है, तब आप बताओ कि ए का मान क्या होगा और बी का मान क्या होगा। इस बार क्वेश्चन में क्या है, ए अनुपात बी का वैल्यू 2:3 है और आगे दिया गया है कि बी और ए का अंतर 18 का है, तो फिर ए और बी का मान क्या होगा। यहाँ पे आप चेक करिए तो ए और बी में अंतर कितना का है, 2 और 3 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, जबकि एक्चुअल अंतर कितना का है, 18 का। तो हम इसमें कितना से गुना करेंगे, 18 से। ए और बी और ए में अंतर कितना का, 18 का वास्तविक अंतर, जबकि यहाँ जब अंतर देखे बी और ए में तो कितना का है, 1 का। अब इस 1 को 3 और 2 में जो अंतर है 1 का, उस 1 को 18 बनाना है तो इसके लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 18 से। और जिससे भी गुना करेंगे एक में नहीं प्रत्येक में, तो 18 से गुना करिए, 3 में 18 या 54, बी का मान हो जाएगा 54 और ए का मान कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। तो बी का मान भी आपका पता लग गया और ए का मान भी पता लग गया। दोनों का अंतर देख सकते हैं कितना का आपका आ जाएगा, 18 का आ जाएगा। तो यह कुल मिला के आपका रेशियो का मतलब था, जिसको हमने आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया। आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है आपका वह है रेशियो हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, रेशियो लिखने का तरीका। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए बी का 2/3 है। ठीक है, ए का मान बी के मान का 2/3 है। अब इस रेशियो को हम कैसे लिखें, ए बी का 2/3 है, इस रेशियो को कैसे लिखा जाएगा समझिएगा। रेशियो लिखने का तरीका आपको हम बताते हैं। ए बी का 2/3 है तो आप सबसे पहले ए अनुपात बी लिखिए, और ए बी का 2/3 है मतलब ए का मान 2 होगा और बी का मान क्या होगा, 3 होगा। हो गया, ए बी का 2/3 है यानी ए अनुपात बी का मान यहाँ क्या होगा, 2:3 होगा। ए बी का 4/5 है यानी ए का मान 4, बी का मान 5 हो जाएगा। एम एन का 2/7 है यानी एम का मान 2 और एन का मान क्या होगा, 7 हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला जाए, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि ए बी से 2/3 अधिक है, क्या बोला जाए, ए बी से 2/3 अधिक है, उस केस में रेशियो कैसे लिखेंगे। ए बी से 2/3 अधिक है। अब समझिएगा रेशियो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। 2/3 है तब तो ए का मान 2, बी का मान 3 हो जाएगा। लेकिन 2/3 अधिक बोला है, उस केस में देखिए हम लोग क्या करेंगे, समझिएगा। कितना अधिक बोला है, 2/3, तो इसका होल वैल्यू आप निकालिए। 2/3 का होल वैल्यू क्या होगा, अधिक बोला है तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ लीजिए, तो 2 और 3 5, नीचे में सेम रहेगा। ध्यान से देखिए क्या बोला है, 2/3 अधिक, तो अधिक बोलेगा तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर नीचे में सेम रहेगा। तो 2/3 अधिक है, इसका मतलब है कितना, 5/3, यानी ए और बी के मान का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3। 2/3 अधिक है मतलब कितना है, 2/3 अधिक है, इसका मतलब 5/3 है। उसी तरीके से 5/7
5/7 है तो 5:7 का अनुपात, 5/7 अधिक है तो अधिक बोलेगा तो क्या करेंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ लेंगे, यानी 7 और 5 12, तो है कितना 12/7। 7/5 अधिक है यानी है कितना 12/7। एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते हुए हम लोग चलते हैं ताकि कहीं भी इस पार्ट में हमें दिक्कत नहीं हो। ओके चलिए, अच्छा इसी में अगर बोला गया होता, इसी क्वेश्चन में अगर बोला गया होता कि 2/3 कम है, तब रेशियो क्या लिखते, क्या बोला गया होता, ए बी से 2/3 कम है, ए बी से क्या है 2/3 कम है। अब 2/3 कम है, इसका रेशियो हम कैसे लिखें, तो 2/3 कम है मतलब है कितना, पहले यह निकालिए, तो 2/3 कम है ना, तो कम वाला का रेशियो घटा के तो 3 में से 2 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 1, नीचे में सेम रहेगा यानी 1/3 है। 2/3 कम है मतलब ए बी का 1/3 है, तो ए और बी का रेशियो कितना का आ जाएगा आपका 1, अब 1/3 का यानी कि 1:3 का। बट्टा का मतलब अनुपात, या अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेशियो लिखना है ना। अधिक बोलेगा तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ लेंगे, कम बोलेगा तो घटा लेंगे। उसी तरीके से आगे चलिए, अगर परसेंटेज के फॉर्म में डाटा दिया जाए वहाँ पे हम रेशियो कैसे लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहे, ए बी का 40% है, क्या है ए बी का 40% है। अब रेशियो लिखिए, ध्यान से समझिएगा, ए बी का 40% है ना, इसका मतलब यह हुआ कि बी का 40% ना, यानी बी अगर 100% है तो इसका केवल 40% यानी कितना होगा 40 होगा। क्लियर, अब दोनों का अनुपात निकालना है तो निकाल लीजिए। बोला ए बी का 40%, बी का ना, तो बी अगर 100% तो ए कितना परसेंट 40%। अनुपात में अगर वैल्यू कटता है तो काटते हैं क्योंकि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। प्रतिशत से तो प्रतिशत कटेगा, 20 से काटिए, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा 2:5। ठीक है, ए बी का 40% यानी बी 100%, तो ए 40%। ए बी का 60% यानी ए 100 तो बी कितना होगा 60 होगा। लेकिन अगर इसमें भी अधिक कम बोला जाए, इसमें भी क्या बोला जाए अधिक कम बोला जाए, जैसे क्वेश्चन में यह बोला जाए कि ए बी से 10% कम है, ए बी से क्या है 10% कम है। अब रेशियो लिखिए ए और बी का, कैसे लिखिएगा, सबसे पहले ए और बी लिखिए। ठीक है, क्या यहाँ पे ए का मान बी से 10% कम है, यानी बी का मान अगर 100% है तो ए का मान इससे 10 कम, तो 100 से 10 कम मतलब कितना होगा 90 होगा। क्लियर हो रहा होगा, ए बी से 10% कम है, यानी ए अगर 100% है ना तो 100 से 10 कम करिए, ए कितना हो जाएगा 90। ए बी से 20% कम यानी ए 100, तो 20% कम यानी ए 100 तो यह 80। ए बी से 25% कम यानी कि ए 100 तो बी कितना 75। ए बी से 10% ज़्यादा यानी ए 100 तो बी 110। ए बी से 20% ज़्यादा यानी ए 100 तो बी कितना 120। अब इसको काटिए, कटने वाला है तो दोनों 10 से कटेगा, 10 9 90 और 10 दाएं 100। चूँकि रेशियो जो होता है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, तो अगर वैल्यू कटने वाला होगा तो उसको हम लोग जरूर काटेंगे। तो यहाँ तक हम लोग सीख रहे थे कि रेशियो को लिखना कैसे है। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है वो आपका मेन पार्ट है जिसको आपको समझना है। प्रोपोर्शन तो हम लोग बाद में देखेंगे। अगला जो पार्ट है जिसको आपको समझना है वह है आपका बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। ठीक है, क्या है आपका बैलेंसिंग ऑफ रेशियो, इसको आपको समझना है अच्छी तरह से, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर हम लोग करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो ढेर सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में मिलेगा, लेकिन यह आपका मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप समझिएगा। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग का मतलब होता है संतुलन। अब रेशियो को संतुलन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, रेशियो को हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो पहले हमें यह तो पता चले कि रेशियो हमारा संतुलित है कि नहीं, या रेशियो असंतुलित है, तभी तो उसको संतुलित करिएगा। समझिएगा, पहला क्वेश्चन हम बैलेंसिंग ऑफ रेशियो का आपके सामने रखते हैं। जैसे ए अनुपात बी का मान क्वेश्चन में आपका दे रखा है 2:3। ठीक है, ये अनुपात बी का मान क्या है 2:3। और आगे बी अनुपात सी का मान दे रखा है, बी अनुपात सी का मान दे रखा है 1:7।
और तब आपको इस क्वेश्चन में बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा, जबकि क्वेश्चन में ए अनुपात बी का मान दिया, फिर बी अनुपात सी का मान, यानी पहला रेशियो में ए और बी को तुलना किया और दूसरा रेशियो में बी और सी को तुलना किया। जब आप मान लिखने के लिए जाइएगा तो आप कह सकते हैं कि सर ए का मान 2 होगा, ठीक है, सी का मान 7 होगा, यह भी ठीक है, लेकिन बी का मान यहाँ भी है और बी का मान यहाँ भी है, तो दोनों में से कौन सा मान ले। तो बी का जब 2 मान आया, इसका सीधा सा मतलब है कि यह रेशियो हमारा बैलेंस नहीं है, क्योंकि रेशियो अगर बैलेंस होता तो बी का मान जो पहले रेशियो से आता वही दूसरे रेशियो से आता। कहने का मतलब कुल मिला के यह है कि अगर 2 रेशियो में कोई भी पद कॉमन हो, जैसे यहाँ कॉमन क्या है बी, इस रेशियो में भी है और इस रेशियो में भी है, तो दोनों जगह बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी रेशियो आपका बैलेंस समझा जाएगा, अदरवाइज वह रेशियो आपका बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, जो कॉमन होगा उसका मान हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप सोचो कि यह भी बी का मान है और यह भी बी का मान है, तो दोनों को तो बराबर होना चाहिए, दोनों अलग अलग है, तो आप इसको बराबर करिए यानी कि बैलेंस करिए। और आपने अभी क्या सीखा है कि किसी भी रेशियो के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुणा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से इस रेशियो के दोनों पद में किसी भी अंक से गुणा कर सकते हैं और इस रेशियो के भी दोनों पद में किसी भी अंक से गुणा कर सकते हैं। तो हमें इसको बराबर करना है, बी के वैल्यू को बराबर करना है, यानी 3 और 1 को बराबर करना है। तो 3 और 1 कहाँ पे जाके बराबर होगा, 3 और 1 का जो कॉमन मल्टीपल होगा वहां जाके बराबर होगा, यानी ऐसी संख्या जो 3 और 1 दोनों के पहाड़ा में हो, यानी 3 पे जाके बराबर होगा। तो बी 3 पे जाके बराबर होगा, यानी इस वाला रेशियो में केवल हम 3 से गुना कर दे तो बी का मान बैलेंस हो जाएगा। अब 3 से गुना करिए, जब बी में 1 में 3 से गुना करिएगा तो यह 3 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। क्या इधर भी हमें किसी अंक से गुना करना होगा, नहीं, बी का मान यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल दूसरे रेशियो में, है ना, दूसरे रेशियो में 3 से गुना करेंगे तो रेशियो हमारा बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज सोचिए कि आपने दोनों में 3 से गुना किया तो 1 गुना 3 अनुपात का मतलब बट्टा 7 गुना 3, क्या इससे इसके मान में कोई अंतर आएगा, कोई अंतर नहीं आया, बस आपने गुना जरूर किया है बट इसके मान में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि आपने दोनों में 3 से गुना किया, तो 3 से तो 3 कट जाएगा ना। देखिए 3 27 है, तो आप 3 27 लिख के देखिए ना, 3 और 21 लिख के देखिए, है ना, 3 सत्ते 21, वापस 1:7 ही आ जाएगा। तो प्रत्येक पद में समान अंक से गुना करने पर इसका मान चेंज नहीं होता है, लेकिन बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया तो लिख लीजिए वैल्यू, ए का मान देखिए कितना 2, ए का मान आपका 2 हो गया। अनुपात बी का वैल्यू देखिए क्या है, बी का वैल्यू चाहे तो आप यहाँ से लीजिए या फिर यहाँ से लीजिए, दोनों जगह बी का वैल्यू कितना है 3, और सी का वैल्यू देखिए क्या होगा, सी का वैल्यू कितना हो गया 21। तो किसी भी रेशियो का मान हम लोग तभी लिखेंगे जब पहले हम लोग इसको बैलेंस कर ले। हमसे ए अनुपात सी भी पूछा जाता तो पहले हम इस रेशियो को बैलेंस करते, फिर उसके बाद ही हम लोग ए अनुपात सी का मान लिखते। क्लियर, चलिए, तो यह पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है, ए अनुपात बी का मान 2:3 है और बी अनुपात सी का मान है आपका 5:8। अब आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी का मान 2:3, बी अनुपात सी का मान 5:8 है, तो आपको क्या बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी का वैल्यू 3 है और यहाँ बी का वैल्यू क्या है 5 है, तो दोनों बी का वैल्यू है तो दोनों को बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है, तभी तो यह रेशियो बैलेंस होगा। तो बराबर करिए, तो 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है 15, 3 और 5 दोनों कहाँ जाके बराबर होगा 15 पे। तो आप क्या करिए कि b के वैल्यू को 15 बनाइए। तो b के वैल्यू को 15 बनाने के लिए इस वाले रेशियो में कितना से गुना, 5 से गुना, और इस वाले रेशियो में कितना से गुना, 3 से गुना। हमें क्या करना है, b के वैल्यू को 15 बनाना है, क्योंकि 3 और 5 15 पे जाके बराबर हो जाएगा। तो इस वाले रेशियो में 5 से और इस वाले रेशियो में कितना से गुना करना है, 3 से। अब 5 से गुना करिए, b का वैल्यू 5 तिया 15 और a का वैल्यू 5 दूना 10, जिससे भी गुना करते हैं प्रत्येक में गुना करते हैं। 3 से गुना करिए, 8 तिरिक 24, 5 तिया 15। अब देख लीजिए दोनों जगह b का वैल्यू क्या हो गया है, बराबर आ गया है। अब जो भी रेशियो आपको लिखना है लिख लीजिए। आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा।
तो ए के जगह आप ए का मान लिखिए, तो ए का मान कितना हो जाएगा 10। उसके बाद देखिए बी का मान कितना 15 और फिर सी का मान कितना हो जाएगा आपका 24। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू आपका हो जाएगा 10:15:24। चलिए इसी तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ऐसा और सारा देखेंगे। अभी यहाँ पे देखें कि 2 ही पद है, आगे रेशियो और भी मिलेगा, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई, फिर उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। तो आगे ढेर सारा क्वेश्चंस आपको करना है, अभी तो सिर्फ इसके बेसिक थ्योरी को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब रेशियो कैसा कैसा मिलेगा जिसको आपको बैलेंस करना हो सकता है। तो नंबर 3 देखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे मिले a/2, ठीक है, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5, अगर ऐसा है, इस तरीके से लिखा गया है, तो आपको क्या बताना है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि भाई a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। यह भी आपका बैलेंसिंग के अंदर ही आता है। क्या है आपका, यह डाटा दिया जाएगा कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन को सोल्व करना, बैलेंस करना। जो a के बट्टा में होगा वह a का मान, जो b के बट्टा में होगा वह b का मान, और जो c के बट्टा में होगा वह c का मान। यानी a का मान आपका 2, b का मान 3 और c का मान क्या हो जाएगा 5। जो a के बट्टा में होगा वह किसका मान होगा a का, जो b के बट्टा में होगा वह किसका मान होगा b का, और जो c के बट्टा में होगा वह किसका मान होगा c का। तो तीनों का वैल्यू निकल गया। अगर क्वेश्चन में ऐसे ही रहता a/2 बराबर b/3, अब आप बताओ कि a अनुपात b का मान क्या होगा। तो जो a के बट्टा में होगा a का मान, जो b के बट्टा में होगा b का मान, यानी a अनुपात b का मान 2:3 हो जाता। ठीक है, आगे चलिए अगला देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, नंबर 4 है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा 2a बराबर 3b, ठीक है, 2a बराबर 3b बराबर 5c। अगर ऐसा है 2a बराबर 3b बराबर 5c है, इस तरीके से डाटा है, तो इसमें आपको बताना है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। हर टाइप के बैलेंसिंग को आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। 2a बराबर 3b बराबर 5c हो, तो अब इसको बैलेंस करना है। इसको गौर से देखिए, यहाँ पे अलग मामला था, यहाँ a के बट्टा में 2 था, b के बट्टा में था, जबकि यहाँ पे क्या है, a के गुना में 2 है, b के गुना में 3 है, c के गुना में 5 है। तो जब गुना में हो और आपस में बराबर हो, फिर इसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो तरीका समझिएगा। a का मान निकालना होगा तो हम a को ढकेंगे और बाकी का गुना करेंगे, तो 3 पंचे 15, ठीक है। तरीका समझिएगा, a का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, a को ढकेंगे, बाकी सब का गुना, तो 3 पंचे 15। आगे और भी पद होता तो सब का गुना करते। b का मान निकालना होगा तो b को ढकेंगे, बाकी सब का गुना, तो 5 दूना 10, यही दोनों तो बचा है ना, 5 दूना 10 हो जाएगा। और c का मान निकालना होगा तो c को ढकेंगे, बाकी सब का गुना, तो c को ढकिए, क्या बचा 3 2, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए यह सब किसी अंक से कटने वाला है, 15 10 6 किसी अंक से नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब गुना में रहे और बराबर में रहे, उस केस में कैसे निकालेंगे, a का मान निकालना होगा तो a को ढकेंगे, बाकी सब के न्यूमेरिकल का गुना, तो 3 पंचे 15 a का मान हो जाएगा। b का मान निकालना होगा तो b को ढकेंगे, बाकी सब का गुना, यानी जिसका मान निकालना होगा उसी को ढकेंगे, बाकी सब का गुना। यह आपका कहलाता है ढकढकिया मेथड, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ ढकढकिया मेथड हम लोग a का, b का और c का वैल्यू पता लगाएंगे। अच्छा, मान लीजिए इसको ऐसे बोला गया होता केवल 2a बराबर 5c। अब आप हमें बताओ कि a अनुपात b का मान क्या होगा। 2a बराबर 5b रहता तो a अनुपात b का मान क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ भी a का मान क्या होगा, तो a को ढकिए, क्या संख्या दिखा 5, तो a का मान 5 हो जाएगा। b का मान क्या होगा, तो b को ढकने पर क्या संख्या दिखा है 2, तो b का मान 2 हो जाएगा। आप गलती से a का मान 2 और b का मान 5 मत लीजिएगा। a को ढकेंगे, जो संख्या दिखेगा a का मान, b को ढकेंगे, जो संख्या दिखेगा वह आपका b का मान होगा। तो एक बैलेंसिंग आपका इस तरीके का भी मिलेगा, गुना में रहेगा और सब बराबर होगा, वहाँ पे हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। आगे चलिए देखिए, आगे जब आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2m बराबर 5 ओमेन। अब आप यहाँ पे मैन और ओमेन का रेशियो निकालिए, क्या होगा। तो देखिए 2m बराबर 5 ओमेन है ना, तो m का वैल्यू क्या होगा, m को ढकिए, संख्या क्या दिखा 5, तो m का वैल्यू 5 हो जाएगा।
W का वैल्यू क्या होगा, तो W को ढकिए, क्या संख्या दिखा 2, तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यानी जब टाइम एंड वर्क में पुरुष महिला औरत वाले क्वेश्चन को सोल्व करिएगा ना, तो इसका उपयोग हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना में रहे बराबर रहे तो बैलेंस करने का तरीका सीख गए हैं। आगे देखिए, जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाए कि A अनुपात B बराबर 2/3 अनुपात 5/7। ठीक है, A अनुपात B बराबर 2/3 अनुपात 5/7। क्या यह रेशियो आपका बैलेंस है, तो यह रेशियो भी आपका बैलेंस नहीं समझा जाएगा। यहाँ रेशियो में देखिए एक ही पद है, फिर भी इसको बैलेंस नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ रेशियो भिन्न के रूप में दिया गया है। तो अगर रेशियो भिन्न के रूप में होगा तो वह रेशियो आपका बैलेंस नहीं समझा जाएगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या मेथड यूज करना है, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है। तो इस 2 का इस 7 के साथ गुना करिए, 2 सते 14 अनुपात है तो अनुपात। इस 5 का 3 के साथ गुना करिए, 5 तिया 15, यानी A और B का मान क्या हो गया 14 अनुपात 15। तो रेशियो अगर भिन्न के रूप में रहेगा वह भी बैलेंस नहीं समझा जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए इसको इसके ऊपर वाला को पकड़िए और क्रॉस में गुना, तो 2 सते 14, यहाँ पे लिखिए A के सामने, B के ऊपर वाला को पकड़िए क्रॉस में गुना, और यह वैल्यू किसका हो जाएगा B का। यहाँ पे रेशियो में 2 पद था, अगर मान लीजिए कि रेशियो में 3 पद हो जाता, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ऐसे हो जाता कि A अनुपात B अनुपात C, इस तरीके से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इसको कैसे बैलेंस करें, यहाँ तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते हैं, फिर इसको बैलेंस कैसे करें। और यह रेशियो हमारा बैलेंस नहीं है, क्योंकि रेशियो अगर भिन्न के रूप में रहता है तो वह आपका बैलेंस नहीं समझा जाता है। तो अब बैलेंस करने का 2 मेथड है। पहला देखिए, जब रेशियो भिन्न के रूप में रहे उसको बैलेंस करने का पहला तरीका है कि प्रत्येक के नीचे वाला का आप एलसीएम लीजिए, लघुत्तम लीजिए। बहुत अच्छी तरह से आप सीखें लघुत्तम लेना। 2 3 4 का एलसीएम यानी कि लॉसा कितना हो जाएगा 12। प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम लेना है। जब रेशियो भिन्न के रूप में दिया जाए तो वह रेशियो बैलेंस नहीं समझा जाएगा। बैलेंस करने के लिए प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम। अब आगे, प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भागफल से ऊपर वाला में गुना, तो 2 छक्के 12, 1 में 6 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। इससे इसके नीचे वाला से भाग करिए 12 में 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करिएगा 4 हो जाएगा। 4 से भाग करिए 12 में 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करिएगा 3 हो जाएगा। यानी कि 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यह आपका रेशियो बैलेंस हो गया। प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, नीचे वाला से एलसीएम में भागफल से ऊपर वाला में गुना, तो 2 छक्के 12, 1 में 6 से गुना करेंगे 6, 3 चौके 12, 1 में 4 से गुना करेंगे 4, 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3। ठीक है, आगे चलिए। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इस रेशियो को हम ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर प्रत्येक का बट्टा वाला सेम, ऊपर वाला सेम रहे, ऊपर वाला संख्या सेम रहे ना, तो यहाँ भी आप ढकढकिया मेथड यूज कर सकते हैं। ऊपर वाला तो सेम है तो ऊपर वाले को मत देखिए। अब A का मान निकालना है तो A को ढकिए, बाकी का गुना, तो 3 चौके 12, तो A का मान कितना हो गया 12। B का मान निकालना है, B को ढकिए, बाकी का गुना, तो 4 दूना 8। और C का मान निकालना है, C को ढकिए, बाकी का गुना, 2 तिया 6। देखो अनुपात में अगर वैल्यू कटने वाला होता है तो काटेंगे, सब 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, वही रेशियो आएगा, है ना। 2 3 4 का एलसीएम 12, है ना, 2 छक्के 12 6, 3 चौके 12 4, वही आया है ना। तो सेम ही रेशियो आएगा। तो आप इस मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, ढकढकिया मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। क्या करना है, अगर प्रत्येक का ऊपर वाला सेम रहे तो A का मान निकालना होगा, A को ढकेंगे, बाकी दोनों का गुना, B का मान तो B को ढकेंगे, बाकी दोनों का गुना, C का मान तो C को ढकेंगे, बाकी दोनों का गुना। इस तरीके से आपका रेशियो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ढकढकिया मेथड भिन्न वाले क्वेश्चन में आप तभी लगा सकते हैं जब सबका ऊपर वाला सेम रहे। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। A अनुपात B अनुपात C, अगर मान लीजिए A का मान 2/3, B का मान दे दिया 3/4, ठीक है, और C का मान है 5/6। अब आप इसको बैलेंस करिए। अब क्या बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ढकढकिया मेथड यूज होगा? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसका उपयोग तभी करना है जब सबका ऊपर वाला सेम रहे। जैसे यहाँ पे सबका ऊपर वाला सेम था, यहाँ पे सबका ऊपर वाला अलग अलग है,
तो हमें यहाँ पे एलसीएम मेथड ही यूज करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम मेथड ही यूज करना पड़ेगा। तो आप एलसीएम ले लीजिए, किसका एलसीएम लीजिएगा, 3, 4 और 6। तो 3, 4, 6 का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, 12 होगा। हाँ सर 12 हो जाएगा। अब प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 3 चौके 12, 4 दूना 8, यही तो होगा ना। 3 से 12 में भाग करिए 4, तो 4 से 2 में गुना 8, 4 तिया 12, तो 3 से 3 में गुना कितना हो जाएगा 9, और 6 दूना 12, तो 5 दूना 10, यानी कि 8:9:10 यह रेशियो भी आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, यह रेशियो भी आपका क्या है, बैलेंस हो गया। तो अगर रेशियो भिन्न के रूप में रहे तो हम इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। हालांकि यह जो मेथड आप सीखे थे कि भिन्न वाले में ढकढकिया मेथड का उपयोग करना है जब सबका ऊपर वाला सेम रहे, तो जनरली ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, इसलिए वहाँ पे भी आप ढकढकिया मेथड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब तक जो भी बैलेंसिंग देखें एक बार अच्छी तरह से सभी को देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इन सब जगहों से बहुत ज़्यादा हम लोग को करना है। अभी तो बस इसके थ्योरी को देखिए, अभी ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग को करना है। देखिए, जब 2 पद रहे और दोनों पद में जो वैल्यू कॉमन हो उसका मान अलग अलग हो, बैलेंस कैसे करेंगे उसका तरीका सीखे। बट्टा में होगा फिर बैलेंस कैसे करना है, गुना में रहे बराबर में रहे कैसे बैलेंस करना है, भिन्न के रूप में रहेगा फिर आपको बैलेंस कैसे करना है, इन चीज़ों को आपने देखा है रेशियो के अंतर्गत। रेशियो आपको लिखना कैसे है, इन सभी चीज़ों को आपने अभी सीखा। अब हम लोग चलते हैं प्रोपोर्शन में। समानुपात किसको बोलते हैं, इसका भी मतलब हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, 2 अनुपात के बराबरी को समानुपात कहते हैं। जैसे एक अनुपात हो गया हमारा A:B, यह पहला अनुपात हो गया, और दूसरा अनुपात है आपका C:D, यह आपका दूसरा अनुपात हो गया। और अगर यह दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो यही क्या कहलाएगा, समानुपात। ठीक है, समान अनुपात यानी 2 अनुपात बराबर हो जाए तो यही कहलाता है समानुपात। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए A:B का मतलब A/B लिख सकते हैं, बराबर C:D का मतलब C/D। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, जब इस तरह से इक्वेशन बनता है तो क्रॉस में गुना करते हैं। तो A से D में गुना करिएगा क्या हो जाएगा AD, बराबर B से C में गुना करिए क्या हो जाएगा BC। तो अगर समानुपात का केस रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा AD:BC, AD क्या हो जाएगा BC। अब यह क्या है समझिएगा, जब भी समानुपात का केस रहे ना तो दोनों इनर का गुना एक साथ, यानी दोनों अंदर वाला का गुना एक साथ होगा और दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ होगा। तो देखिए A से D में गुना करिए क्या हो जाएगा AD, बराबर B से C में गुना करिए क्या हो जाएगा BC। तो समानुपात के केस में क्या होगा, इनर का गुना एक साथ, आउटर का गुना एक साथ। कारण यह बना कि A:B के लिए A/B, C:D के लिए C/D लिखेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे तब तो यही आएगा। तो आगे से आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि समानुपात का क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। तो दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ करेंगे, बराबर दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ करेंगे। जैसे 16:X, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ जो वैल्यू लिखा गया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A:B, और समानुपात का चिन्ह ऐसे भी लिखते हैं डबल अनुपात से C:D। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, A:B बराबर, या फिर A:B समानुपात C:D, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 16:X समानुपात X:9 हो तो X का वैल्यू क्या होगा बताएं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, इसमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ केस समानुपात का है, समानुपात का चिन्ह है, या बराबर का चिन्ह भी देता तो भी समानुपात का केस। समानुपात के केस में क्या होता है, दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ, बराबर दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ। तो x में x से गुना करिए क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, बराबर 16 में कितना से गुना करेंगे, 16 में हम गुना करेंगे 9 से, यही तो होगा। दोनों भीतर वाला का गुना एक साथ, बराबर दोनों बाहर वाला का गुना एक साथ। तो x में x से गुना करेंगे x² बराबर 16 गुना 9। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा √16 गुना 9 कितना होगा 144, और 144 का वर्गमूल कितना 12। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 12। और भी कई क्वेश्चन हम लोगों को समानुपात के अंदर सोल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग समानुपात का मतलब समझे हैं कि समानुपात होता क्या है। तो 2 अनुपात के बराबरी को हम लोग क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। आगे देखिए एक और कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए यहीं पे। अगला जो है ना, आप अनुपात सीख चुके हैं, समानुपात सीख चुके हैं, क्या होता है जो तीसरा है वह है आपका व्युत्क्रमानुपात या विलोमानुपात। क्या है आपका विलोमानुपात।
अच्छा, विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, इसका अंग्रेजी होता है रिवर्स रेशियो। ठीक है, अंग्रेजी क्या होता है इसका? रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो किसको बोलेंगे? तो दो अनुपात को अगर उल्टा किया जाए ना तो यही आपका रिवर्स रेशियो कहलाता है। जैसे 2:3 का विलोमानुपात क्या होगा? हमें क्या करना है? विलोमानुपात निकालना है। किसका? 2:3 का। तो 2:3 का विलोमानुपात निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। 2:3 का विलोम करना है तो हम क्या करेंगे? 3:2 कर देंगे, हो गया इसका विलोमानुपात। इस अनुपात को उल्टा कर दीजिए, है ना, रिवर्स रेशियो हो जाएगा। रिवर्स करके रेशियो निकाल दीजिए। जैसे देखिए, पूरे बेसिक से अगर चलेंगे तो हम ऐसे करेंगे। क्या निकालना है हमें इसका? 2:3 का रिवर्स रेशियो। तो पहले रिवर्स करिए, तो 2 को रिवर्स करेंगे 1/2 अनुपात, 3 को रिवर्स करेंगे 1/3। अब रिवर्स करके रेशियो निकाल दीजिए, यही रिवर्स रेशियो होगा। अनुपात अगर बट्टा के रूप में रहे, बैलेंस नहीं समझा जाता है तो क्रॉस में गुना, 1 में 3 से गुना करिए 3 और 2 में 1 से गुना करिए 2, हो गया। तो डायरेक्ट इसको आपको कर लेना है। 2:3 का विलोमानुपात क्या हो जाएगा? विलोमानुपात आपका हो जाएगा 2:3 का 3:2। लेकिन आगे देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे रहे 2:3:4, इसका आपको बताना है विलोमानुपात क्या होगा। इसका आपको बताना है विलोमानुपात क्या होगा। 2 पद होगा तब तो बड़े आराम से उलट सकते हैं आप, लेकिन 3 पद होगा, फिर विलोमानुपात कैसे निकालेंगे? तो देखिए 2 तरीका है। पहला तरीका यह है कि आप सबसे पहले विलोम करिए, तो 1 का विलोम 1/2, 3 का विलोम 1/3, 4 का विलोम 1/4, विलोमानुपात यानी रिवर्स रेशियो। तो पहले इसको रिवर्स करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग? रेशियो निकाल देंगे, यही इसका रिवर्स रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स रेशियो जो आया है वह बैलेंस नहीं है, क्योंकि यह जो रेशियो है वह भिन्न के रूप में है। रेशियो जब भी भिन्न के रूप में होगा वह बैलेंस नहीं होगा, तो अब बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, यही तो तरीका आप सीखे थे। तो लीजिए एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। नीचे वाला से एलसीएम भाग, 2 छक्के 12 तो 6 हो जाएगा, 3 चौके 12 तो 1 में 4 से गुना 4 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 1 में 3 से गुना करेंगे 3। यानी इसका जो रिवर्स रेशियो होगा वही 6:4:3 हो जाएगा। तो एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा देख लीजिए तरीका क्या है। हमें क्या करना है? हमें 2 3 4 का विलोमानुपात निकालना है। 2 3 और 4, इसका क्या निकालना है? विलोमानुपात। दूसरा तरीका क्या है कि जिसको उल्टा करना होगा उसको ढकिए बाकी का गुना। तो इसको उल्टा करना है, उसको ढकिए बाकी का गुना, तो 2 3 चौके 12। इसको उल्टा करना है, इसको ढकिए बाकी का गुना, तो 4 दूना 8। और इसको उल्टा करना है, इसको ढकिए बाकी का गुना, तो 2 तिया 6। कटने वाला है तो काट लीजिए, सब 2 से कटेगा। 6:4:3, यानी कि इसका विलोमानुपात यही होगा। यहाँ भी तो यही निकला था ना। तो आप ढकढकिया मेथड का उपयोग करके भी विलोमानुपात निकाल सकते हैं, या फिर रिवर्स करके उसका रेशियो निकाल दीजिए, यह भी इसका विलोमानुपात होगा। तो आज कुल मिला के आपने 3 कॉन्सेप्ट सीखा, रेशियो, प्रोपोर्शन और रिवर्स रेशियो। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर के हम अगले दिन उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।